स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय में थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जो हम में से कई लोगों के लिए अहम है। कर्ज के बोझ से तेजी से कैसे छुटकारा पाया जाए। हमारे पास कुछ दिलचस्प लेख और जानकारी है जो इस मुश्किल से निपटने के लिए कुछ व्यवहारिक तरीके सुझाते हैं। इनका मकसद सिर्फ सलाह देना नहीं है, बल्कि कर्ज चुकाने की पूरी प्रक्रिया को समझने में मदद करना है। और हाँ, वित्तीय आज़ादी की तरफ एक साफ रास्ता दिखाना। तो चलिए इन जानकारियों को खोलते हैं और देखते हैं कि कर्ज मुक्ति की राह पर तेजी से कैसे बढ़ा जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि ये स्रोत भी बताते हैं, कि कर्ज सिर्फ एक रकम नहीं है। ये असल में उधार लेने की एक कीमत है। इसमें ब्याज लगातार जुड़ता रहता है। एक विश्लेषण तो ये भी दिखाता है कि कर्ज जितनी ज़्यादा देर रहता है, उतना ही वो हमारी कमाई का हिस्सा खाता जाता है। तो इसे सिर्फ एक नंबर न मानकर एक लगातार चलने वाला खर्च समझना, शायद यही पहला अहम कदम है। सही कहा। तो इसी समझ के साथ चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। देखते हैं कि ये स्रोत हमें कौन से ठोस कदम सुझाते हैं। पहला कदम तो मुझे लगता है सबसे बुनियादी है, पर अक्सर लोग यहीं पर चूक जाते हैं। अपने पैसे का हिसाब रखना। हाँ, मतलब ये जानना कि पैसा आ कहाँ से रहा है, और ज़्यादा ज़रूरी, जा कहाँ रहा है। इन दस्तावेज़ों में इस पर काफ़ी जोर दिया गया है। पहले अपनी महीने की आमदनी लिखें, फिर हर छोटा बड़ा खर्चा लिखें, किराया, राशन, बिल, फ़ोन, इंटरनेट, आना-जाना, बाहर खाना, मतलब सब कुछ। हाँ, और यहाँ एक दिलचस्प तरीका सुझाया गया है इन स्रोतों में। खर्चों को 3 हिस्सों में बाँटें। 1. ज़रूरतें, नीड्स, जिनके बिना काम नहीं चलता, जैसे किराया, ज़रूरी राशन, बिल। दूसरा, चाहतें, वांट्स, जो ज़रूरी नहीं पर हम चाहते हैं, जैसे बाहर खाना, शॉपिंग, गैजेट्स। और तीसरा, बचत या कर्ज भुगतान, सेविंग्स, डेट पेमेंट्स। इन स्रोतों का निचोड़ ये है कि चाहतों वाली लिस्ट को ध्यान से देखें। उसमें कटौती करना कर्ज चुकाने के लिए एक्स्ट्रा पैसा निकालने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। ये बिल्कुल एक फाइनेंशियल एक्सरे जैसा है, सब साफ दिखने लगता है। हाँ, ये वाकई आंखें खोलने वाला हो सकता है। जब लिस्ट बनती है ना, तब समझ आता है कि वो छोटी छोटी चीजें, जैसे रोज की कॉफी या वो सब्सक्रिप्शन जो इस्तेमाल भी नहीं हो रहा, वो सब मिलकर महीने में कितना बड़ा अमाउंट बन जाता है। ये पारदर्शिता ही शायद पहला कदम है बदलाव का। अच्छा, हिसाब किताब के बाद अब आते हैं कर्ज चुकाने की रणनीतियों पर। दो नाम बार बार सुनने में आते हैं, स्नोबॉल और एवलांच। हाँ, ये दोनों तरीके काफ़ी पॉपुलर हैं। पहला, स्नोबॉल मेथड, जैसे नाम से ही लगता है, छोटे से शुरू करके बड़ा होना। इसमें आप अपने सारे कर्जों की लिस्ट बनाते हैं, सबसे कम अमाउंट वाले से शुरू करते हैं, बाकी सब पर आप सिर्फ मिनिमम पेमेंट करते हैं और अपनी पूरी एक्स्ट्रा ताकत लगाते हैं सबसे छोटे कर्ज को खत्म करने में। जैसे ही वो खत्म होता है, उसका पैसा अगले सबसे छोटे वाले पर लगा देते हैं। इससे होता यह है कि जल्दी जल्दी छोटी जीत मिलती है, तो मोटिवेशन बना रहता है। बिल्कुल। और दूसरा तरीका है एवलांच मेथड। ये थोड़ा गणित पर आधारित है। इसमें आप कर्जों को उनके ब्याज दर के हिसाब से लिस्ट करते हैं, सबसे ज्यादा ब्याज वाला सबसे ऊपर, फिर बाकियों पर मिनिमम पेमेंट करते हुए अपनी सारी एक्स्ट्रा क्षमता सबसे ज्यादा ब्याज वाले कर्ज पर लगाते हैं, चाहे उसका अमाउंट कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जैसे ही वो खत्म होता है, आप अगले सबसे ज्यादा ब्याज वाले पर फोकस करते हैं। इसमें लंबे समय में ब्याज पर सबसे ज्यादा पैसे की बचत होती है। अच्छा, तो एक में जल्दी जीत मिलती है, दूसरे में ज्यादा पैसे बचते हैं। हाँ, बिल्कुल। और चुनाव, जैसा कि ये स्रोत भी बताते हैं, काफ़ी हद तक आपके स्वभाव पर निर्भर करता है। जिन्हें जल्दी रिजल्ट देखकर मोटिवेशन मिलता है, उनके लिए शायद स्नोबॉल बेहतर है। वो हर कर्ज खत्म होने पर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट महसूस करते हैं। और जो लोग ज़्यादा डिसिप्लिन रख सकते हैं और जिनका मेन फोकस ब्याज बचाना है, उनके लिए एवलांच शायद बेहतर हो, भले ही बड़ी जीत मिलने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। दिलचस्प बात यह है कि कुछ स्रोत ये भी कहते हैं कि तरीका चुनने से ज्यादा जरूरी है उस पर टिके रहना। कंसिस्टेंसी, वही असली कुंजी है। हाँ, ये निरंतरता वाली बात बहुत जरूरी है, खासकर जब हम अगले पॉइंट पर आते हैं, वो न्यूनतम भुगतान यानी मिनिमम पेमेंट के जाल से बचने वाली बात। सुनने में कितना सीधा लगता है, पर असल में बहुत लोग इसी में फंसे रहते हैं। हाँ, और ये जाल वाकई बहुत बहुत खतरनाक हो सकता है। एक स्रोत में एक उदाहरण दिया है, वो ऐसे अच्छे से समझाता है। मान लीजिए किसी के क्रेडिट कार्ड पर समझिए $5000 बकाया है और ब्याज दर है 18% सालाना। अगर वो व्यक्ति सिर्फ मिनिमम पेमेंट करता रहता है, जो अक्सर बकाया का सिर्फ 1 से 3% होता है, तो उसे ये कर्ज चुकाने में 10 साल से भी ज्यादा लग सकते हैं। और इस दौरान वो ब्याज में मूल रकम से कई ज्यादा दे चुका होगा।
ये सुनने में अजीब लगता है, पर ये सच है। 10 साल सिर्फ $5,000 के लिए? बाप रे। और उसी उदाहरण में अगर वही इंसान हर महीने सिर्फ मान लीजिए $100 या $200 ज्यादा देना शुरू कर दे तो कर्ज चुकाने का समय नाटकीय रूप से कम हो जाता है, कई साल कम, और ब्याज में हजारों डॉलर बचते हैं। तो संदेश साफ है और लगभग सभी स्रोत इस पर एक मत है। मिनिमम पेमेंट सिर्फ एक गाइडलाइन है, टारगेट नहीं। हमेशा जितना भी मुमकिन हो उससे ज्यादा पेमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल, ये असल में वो कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज के असर को उलटने जैसा है। जब आप कर्ज लेते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके खिलाफ काम करता है, कर्ज तेजी से बढ़ता है। लेकिन जब आप मिनिमम से ज्यादा देते हैं तो आप उस कंपाउंडिंग को कमजोर करते हैं। आपका पैसा ज्यादा असरदार तरीके से मूलधन कम करता है। हर एक्स्ट्रा रुपया सीधा प्रिंसिपल घटाता है, जिससे आगे लगने वाला ब्याज भी कम होता है। ये छोटे छोटे एक्स्ट्रा पेमेंट मिलकर समय के साथ बहुत बड़ा फर्क पैदा करते हैं। सही कहा। अब एक और रणनीति की बात करते हैं जो कर्ज चुकाने की स्पीड को वाकई में बढ़ा सकती है, अपनी आमदनी बढ़ाना और उस एक्स्ट्रा इनकम को सीधे कर्ज पर लगाना। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली तरीका है, और जो दस्तावेज हमने देखे उनमें इसके कई प्रैक्टिकल आइडियाज हैं। आमदनी बढ़ाने के तरीके क्या हो सकते हैं? पार्ट टाइम जॉब तो है ही, लेकिन आजकल गिग इकोनॉमी में और भी विकल्प हैं। लोग अपनी स्किल्स इस्तेमाल करके फ्रीलांस काम कर सकते हैं, जैसे राइटिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, कंसल्टिंग, कुछ भी। हाँ, और साइड हासिल भी तो है, जैसे कुछ लेखों में बताया गया है, ट्यूशन पढ़ाना, डिलीवरी एप्स के लिए काम करना, ऑनलाइन छोटे मोटे काम करना, या फिर घर में पड़ी पुरानी चीजें बेचना, गैजेट, कपड़े, फर्नीचर। इनसे जो भी पैसा मिले अगर वो सीधा कर्ज चुकाने में जाए तो फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल। और यहाँ एक मानसिकता बदलने की बात भी बहुत जरूरी है, जो कई स्रोतों में कही गई है। जब भी कोई एक्स्ट्रा पैसा हाथ लगे, बोनस हो, टैक्स रिफंड हो, साइड हसल से कमाई हो, उसे तुरंत कर्ज नाशक हथियार समझें और सबसे पहले कर्ज पर अटैक करें। उसे अपनी रेगुलर इनकम मानकर खर्च करने की इच्छा, उसको रोकना जरूरी है। ये एक एक्टिव, बल्कि कहें तो एग्रेसिव अप्रोच है कर्ज के खिलाफ। हर वो एक्स्ट्रा डॉलर जो आज आप कर्ज चुकाने में लगाते हैं, वो आपको भविष्य में ब्याज के कई डॉलर चुकाने से बचाता है। ये फ्यूचर के लिए एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। ये मानसिकता वाकई में बहुत जरूरी है। अच्छा, अब एक और सिचुएशन पर आते हैं। मान लीजिए किसी पर कई अलग अलग कर्ज हैं, कई क्रेडिट कार्ड, शायद पर्सनल लोन, कार लोन। इनको मैनेज करना ही अपने आप में सिरदर्द हो सकता है। क्या यहाँ कर्ज समेकन मतलब डेट कंसोलिडेशन कुछ मदद कर सकता है? इन स्रोतों में क्या है इसके बारे में? हाँ, डेट कंसोलिडेशन का जिक्र इन दस्तावेजों में एक संभावित समाधान के तौर पर आता है। इसका बेसिक आइडिया यह है कि आप अपने सभी या ज्यादातर मौजूदा कर्जों को चुकाने के लिए एक नया सिंगल लोन लेते हैं, खासकर वो कर्ज जिन पर ब्याज दर ज्यादा है, जैसे क्रेडिट कार्ड। और कोशिश ये होती है कि इस नए लोन की ब्याज दर आपके पुराने कर्जों की एवरेज ब्याज दर से कम हो। अच्छा, तो इसका फायदा ये हुआ कि अब कई अलग अलग पेमेंट की जगह हर महीने सिर्फ एक EMI देनी है, और वो भी शायद कम ब्याज दर पर। इससे मैनेजमेंट आसान हो गया और ब्याज पर पैसा भी बचा। सुनने में तो ये काफी अच्छा लग रहा है। हाँ, थ्योरी में तो अच्छा है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है, जिस पर लगभग सभी स्रोत जोर देते हैं। कर्ज समेकन अपने आप में कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये सिर्फ तभी काम करता है जब इसके साथ खर्च करने की आदतों को भी सुधारा जाए। प्रॉब्लम क्या होती है? कुछ लोग कर्ज समेकित करके अपने क्रेडिट कार्ड्स को खाली कर लेते हैं और फिर से उन पर खर्च करना शुरू कर देते हैं। अरे, नतीजा, अब उनके पास एक नया बड़ा लोन भी है और साथ में फिर से बढ़ता हुआ क्रेडिट कार्ड का कर्ज भी। सिचुएशन पहले से भी खराब हो सकती है। इसलिए ये कदम उठाने से पहले अपनी खर्च करने की आदतों को ईमानदारी से देखना और उन पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। ये डिसिप्लिन मांगता है। ये बहुत जरूरी चेतावनी है। मतलब ये टूल तभी फायदेमंद है जब इसे सही सोच और अनुशासन के साथ इस्तेमाल किया जाए। अब एक और बिंदु, सुनने में बहुत सीधा लगता है पर शायद करने में सबसे मुश्किल, पुराना कर्ज चुकाते समय नया कर्ज लेने से बचना। बिल्कुल, समझना आसान, करना मुश्किल। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। जब आप इतनी मेहनत से पैसा बचाकर कर्ज चुका रहे हैं, तो छोटी छोटी चीजों के लिए फिर से क्रेडिट कार्ड यूज करने का मन कर सकता है, या शायद कोई बड़ी चीज खरीदने का लालच आ जा, नई गाड़ी, छुट्टियां, जिसके लिए लोन लेना पड़े। और एक और चीज होती है जिसे लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं।
है ना? जैसे जैसे आप कर्ज चुकाते हैं, आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा बचने लगता है, तो अपनी लाइफस्टाइल को तुरंत अपग्रेड करने का मन करता है। बेहतर खाना, महंगे कपड़े, नया फोन। इन दस्तावेजों में इस बात पर जोर है कि इस इच्छा को कंट्रोल करना जरूरी है, कम से कम तब तक जब तक आप कर्ज से पूरी तरह बाहर न निकल जाएं। इसकी तुलना अक्सर एक ऐसी बाल्टी से की जाती है जिसमें छेद हों। आप ऊपर से पानी डाल रहे हैं, कर्ज चुका रहे हैं, लेकिन अगर नीचे से नए छेद करते जा रहे हैं, नया कर्ज ले रहे हैं, तो बाल्टी कभी भरेगी नहीं। अपनी प्रोग्रेस को बनाए रखने के लिए और सच में कर्ज मुक्त होने के लिए नए कर्ज का दरवाजा बंद रखना बहुत जरूरी है। ये आपकी सारी मेहनत को बचाने जैसा है। ये बाल्टी वाली तुलना काफी सटीक है। अच्छा, इसी से जुड़ा एक और पहलू है जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, खासकर तब जब वो पूरी तरह कर्ज चुकाने पर फोकस कर रहे होते हैं। एक छोटा सा इमरजेंसी फंड बनाना। ये थोड़ा अजीब लग सकता है कि कर्ज चुकाते समय पैसे बचाने की बात क्यों? हाँ, अजीब लग सकता है, लेकिन जो स्रोत हमने देखे हैं वो इससे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी कदम मानते हैं। सोचिए, अगर आपके पास बिल्कुल भी बचत नहीं है और अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए, गाड़ी खराब हो गई, कोई मेडिकल बिल आ गया, नौकरी में कुछ दिक्कत हो गई, तो क्या ऑप्शन बचेगा? ज्यादातर मामलों में लोग फिर से क्रेडिट कार्ड निकालते हैं या कोई महंगा छोटा लोन ले लेते हैं। इससे वो फिर से उसी कर्ज के जाल में फंस जाते हैं जिससे वो निकलने की कोशिश कर रहे थे। तो ये इमरजेंसी फंड एक तरह का सेफ्टी नेट है। कितना बड़ा होना चाहिए फंड शुरू में? शुरुआती टारगेट के तौर पर ज्यादातर जानकारियां कम से कम 500 से 1000 डॉलर, यानी भारतीय रुपयों में कहें तो करीब 35,000 से 70,000 रुपए का एक छोटा फंड बनाने का सुझाव देती हैं। ये बहुत बड़ी रकम नहीं लगती, लेकिन इतनी है कि छोटी मोटी अचानक आई जरूरतों को पूरा कर सके बिना आपको फिर से कर्ज लेने पर मजबूर किए। हाँ, एक बार कर्ज पूरा चुक जाए तब इस फंड को बढ़ाकर 3 से 6 महीने के खर्चों के बराबर करने का लक्ष्य रख सकते हैं। लेकिन कर्ज चुकाने के दौरान भी ये छोटा सा बफर रखना आपकी प्रोग्रेस को पटरी से उतरने से बचा सकता है। ये वाकई एक जरूरी सुरक्षा कवच जैसा है। अच्छा, अब तक हमने रणनीतियों और प्रैक्टिकल कदमों की बात की, लेकिन कर्ज चुकाना सिर्फ हिसाब किताब नहीं है। ये एक लंबी और कभी-कभी थका देने वाली यात्रा हो सकती है। इसे जारी रखने के लिए दिमागी तौर पर मजबूत रहना भी तो जरूरी है। क्या इन दस्तावेजों में मोटिवेशन बनाए रखने के कुछ मनोवैज्ञानिक तरीकों का भी जिक्र है? हाँ, बिल्कुल है, और ये पहलू उतना ही जरूरी है जितनी कोई फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। कर्ज चुकाना इमोशनली भी काफी चैलेंजिंग हो सकता है। यहाँ कुछ दिलचस्प साइकोलॉजिकल हैक्स हैं जिनका जिक्र मिलता है। पहला, लक्ष्य को विजुअलाइज करना, जैसे एक डेट फ्री थर्मोमीटर या चार्ट बनाना। जैसे जैसे आप कर्ज चुकाते जाएं, उसे भरते जाएं या काटते जाएं। अपनी प्रोग्रेस को आंखों से देखना वो बहुत संतोष देता है और मोटिवेट करता है। दूसरा, छोटी जीतों का जश्न मनाना। जब आप कोई छोटा कर्ज खत्म करते हैं या कोई माइलस्टोन पार करते हैं तो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड दें। लेकिन जैसा कि स्रोत चेतावनी देते हैं, ये रिवॉर्ड बजट के अंदर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि रिवॉर्ड ही एक नया खर्चा बन जाए। शायद अपनी फेवरेट मूवी देख ली या घर पर कुछ अच्छा बना लिया। हाँ, ये अच्छे आइडियाज हैं। और तीसरा, सही संगत में रहना। ऐसे दोस्तों और परिवार के साथ रहें जो आपके लक्ष्य को समझते हैं और आपको एनकरेज करते हैं। उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाना जरूरी हो सकता है जो आपको लगातार फिजूल खर्ची के लिए उकसाते हैं या आपके एफर्ट्स का मजाक उड़ाते हैं। चौथा, और शायद सबसे पावरफुल, अपने क्यों को याद रखना। आपने कर्ज मुक्त होने का फैसला क्यों किया था? क्या आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, मन की शांति, बच्चों के भविष्य के लिए सेव करना चाहते हैं, घर खरीदना है, रिटायरमेंट की चिंता से मुक्ति? जब भी मोटिवेशन कम लगे, अपने उस गहरे कारण को याद करना, वो आपको फिर से एनर्जी दे सकता है। ये क्यों वाली बात ये वाकई बहुत गहरी है। ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं रह जाता, फिर ये जिंदगी के बड़े लक्ष्यों से जुड़ जाता है। बिल्कुल, ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेटजीज आपको उस इमोशनल बोझ से डील करने में मदद करती हैं जो कर्ज के साथ आता है। ये आपको याद दिलाती हैं कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं और आपको ट्रैक पर बने रहने में मदद करती हैं, खासकर जब रास्ता लंबा और मुश्किल लगे। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत का सार निकालें तो ये स्रोत कर्ज से तेजी से निपटने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच सुझाते हैं। अपने खर्चों पर बारीकी से नजर रखें, एक प्रैक्टिकल बजट बनाएं, अपनी ज़रूरत और स्वभाव के हिसाब से एक पेमेंट स्ट्रैटेजी चुनें, चाहे वो स्नोबॉल हो जल्दी जीत के लिए या एवलांच हो लंबे समय में बचत के लिए।
हमेशा मिनिमम पेमेंट से ज़्यादा दें, अपनी इनकम बढ़ाने के तरीके खोजें और उस एक्स्ट्रा पैसे को सीधा कर्ज पर अटैक करने में लगाएं। अगर आपकी सिचुएशन अलाउ करे और आप डिसिप्लिन रख सकें तो कर्ज समेकन पर विचार करें। और सबसे ज़रूरी, पुरानी बाल्टी भरते समय उसमें नए छेद करने से बचें, यानी नया कर्ज ना लें। साथ ही अपनी प्रोग्रेस को बचाने के लिए एक छोटा इमरजेंसी फंड ज़रूर रखें। एकदम सही कहा। और ये याद रखना जरूरी है कि कर्ज से मुक्ति एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। इसमें समय लगता है, लगातार कोशिश लगती है और अनुशासन चाहिए होता है। लेकिन जैसा कि ये सभी स्रोत एक मत होकर कहते हैं, ये कोशिश आखिर में बेहद फायदेमंद होती है। जब आप कर्ज मुक्त होते हैं तो आपकी मेहनत की कमाई सचमुच आपकी होती है। उसे बैंकों को ब्याज में देने के बजाय आप उसे अपने सपनों और लक्ष्यों पर खर्च कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल कंट्रोल और आज़ादी की एक ऐसी भावना है जो जिंदगी की क्वालिटी को वाकई बेहतर बना सकती है। आज के इस विश्लेषण से एक आखिरी विचार जिस पे शायद हम सब सोच सकते हैं, क्या कर्ज चुकाना सिर्फ एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या ये उससे कुछ ज्यादा है? शायद ये अपने भविष्य पर, अपने समय पर और अपने विकल्पों पर अपना कंट्रोल वापस पाने की एक प्रक्रिया है। ये सिर्फ पैसों की आज़ादी नहीं, बल्कि जीवन में चुनाव करने की आज़ादी की ओर एक कदम है। और शायद इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ी ताकत वो व्यक्तिगत क्यों है, वो गहरा कारण जो हमें कर्ज मुक्त होने के लिए इंस्पायर करता है। उस क्यों को समझना और उसे अपनी प्रेरणा बनाना शायद इस चुनौती को पार करने की सबसे बड़ी कुंजी हो सकती है।